बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी। आज पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख का एक बड़ा दिन था, एक बड़ा इम्तिहान, एक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े केस की समाअत थी, फैज़ाबाद धरना केस, जो पाकिस्तान की तारीख का तयन कर सकता है, जो पाकिस्तान की समत का तयन कर सकता है, ये बड़ा केस। और इस केस में आज कुछ अहम डेवलपमेंट हुई हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या जस्टिस काजी फायद ईसा, जिनके रास्ते में अब कोई रुकावट नजर नहीं आती, इस फैसले पर खुद अमल दरामद पाएंगे या नहीं। आज चीफ जस्टिस बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। क्या क्या इम्तिहान में पास हो गए, अब इम्तिहान दूसरों का है, तो इनका इशारा किसकी तरफ है और क्या वो खुद आज इसके ऊपर कोई फैसला दे सकते थे, इस पर करेंगे बात। आपने रहना हमारे साथ, क्योंकि खबरें एक दो नहीं है, काफ़ी खबरें हैं और सारी इंपॉर्टेंट और बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि सादे दहशतगर्दी अदालत ने सानहा 9 मई से मुतल्लिक चालान अदालत में जमा करा दिया है, जिसमें इमरान खान को गिल्टी करार दिया गया है, कसूरवार करार दिया है। 9 मई वाक़या से मुतल्लिक जनाह हाउस हमला समेत 11 मुकदमात का चालान लाहौर की सादे दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराया गया है। प्रोसिक्यूशन ने जमा कराया है। इसमें जो और लोग इन्वॉल्व हैं उनमें इमरान खान के अलावा उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद शामिल हैं। चलान में डॉक्टर यास्मीन राशिद, खुदेजा सोमरो, सरम जावेद और दीगर गिरफ्तार मुलजमान को कसूरवार ठहराया गया है। तो 9 मई के हवाले से जितने बड़े मुकदमात हैं सबका चलान तकरीबन जमा करा दिया गया है। इनमें जिनाह हाउस हमला केस है, अस्करी टावर हमला केस है, शादमान टाउन हमला केस है, कलमा चौक का केस है। ये सारे जो केसेस हैं उनके चलान तकरीबन 11 मुकदमात है वो अदालत में जमा करा दिए गए हैं। तो यहाँ से अब खास साहब के खिलाफ 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो मुकदमात हैं उनका आगाज़ हो रहा है। और इसके अलावा एक जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी की गाड़ी भी जलाई गई थी, उसका भी मुकदमा है, उसका भी चलान जमा करा दिया गया। तो ये खास साहब के लिए वो लम्हा आ गया है कि जब उनके हवाले से जो सबसे क्रिटिकल केस है 9 मई का, उसमें उनको अरेस्ट करना या उनको फौजी अदालतों के हवाले करना या उनका फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना, ये तीनों बातें शामिल हैं। यानी पार्टी अब सही मानों में शुरू हो रही है। इसके अलावा नवाज शरीफ के मुकद्दर का सितारा चमक रहा है और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कुछ अहम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ ने भी आज फैजाबाद धरना केस में जो नजर सानी की अपील थी वापस ले ली है। तो अब इस केस में जो गिल्टी मुल्जमान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है, जनरल फैज हमीद भी शामिल हैं। तो जनरल फैज हमीद का बाकायदा तहरीक इंसाफ ने साथ छोड़ दिया। ये वही जनरल फैज हमीद है जिन्होंने खासब की हुकूमत को ना सिर्फ इक़्तिदार में पाँव जमाने बल्कि इक़्तिदार चलाने में पूरी मदद और मावनत की और उनके लिए कई जायज़ नाजायज़ काम किए। और अब इस केस के अंदर वो ये वाहद केस है जो जिसमें जनरल फैज हमीद कन्विक्ट हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, महकमा जाती कार्रवाई हो सकती है, अदारा जाती कार्रवाई हो सकती है। इस केस में तहरीक इंसाफ जो है वो जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने इस केस के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर की थी। यानी इस फैसले के खिलाफ फैसला ये आया था कि काजी फाइज़ ने हुक्म दिया था कि इस केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिन सरकारी मुलाजमीन ने सियासत के अंदर मुदाखलत की है, उनके खिलाफ इदारा जाती यानी उनके महकमों के सरबराहान कार्रवाई करे। तो तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान को ये डायरेक्टिव दिया गया था। तो उस हवाले से जनरल फैज हमीद जो है वो इस दायरे कार में आते हैं। तो अब पीटीआई उस वक्त इस फैसले के खिलाफ गई थी, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, हुकूमत ने भी नजर सानी की अपील दायर की, यानी वजारत दिफा ने अपील की। उसके बाद पीटीआई ने इंडिविजुअल पार्टी की सतह पर भी इसके खिलाफ नजर सानी की अपील की और इस फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। अब पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन जो भी हुकूमत है उसने भी बैकआउट कर लिया और उसके साथ साथ पीटीआई भी इससे भाग गई है। तो फैज हमीद का साथ बाकायदा तौर पर छोड़ दिया। तो फैज हमीद को डिफेंड करने वाला कोई नहीं है। अब कल रात जो है वो जावेद चौधरी के शो में लड़ाई हुई, जिसमें पीटीआई के वकील शेर अफजल मरवत और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अफनान उल्ला, ये दोनों बैठे हुए थे और इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हुई। पिछला व्लॉग मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया था कि शेर अफजल मरवत और अफनान उल्ला की लड़ाई और शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की लड़ाई। तो अब वो वीडियो मंजर आम पर आ गई है, उस लड़ाई की बाकायदा वीडियो समझ में आ गई है, सामने आ गई है। और ये वीडियो बताती है कि
लड़ाई कैसे हुई, किसने शुरू की, किसने बदजुबानी की, किसने पहले हाथ उठाया। तो कल तक जो पीटीआई के लोग इस बात पर बड़ा फख्र कर रहे थे कि जनाब शेर अब्दुल मरवत जो है उसने फैंटी लगाई है अफनानुल्लाह को, और मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे थे कि अफनानुल्लाह ने फैंटी लगाई है। तो इस वीडियो से जो तासुर मिल रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो ये है कि हाथ जो है वो शेर अब्दुल मरवत ने उठाया है और फैंटी अफनानुल्लाह ने लगाई है। शेर अब्दुल मरवत ने कोशिश की कि उसके रोब में शायद अफनानुल्लाह आ जाएगा, लेकिन उसने भी जो पलट के उसको फैंटी लगाई है। जो आवाज़ें चीखो पुकार है वो आपको इस वीडियो में सुनाई देगी कि वो क्या हुआ, तो वो आपको दिखाई देते हैं ताकि इसको ज़्यादा लंबा ना खींचा जाए, सस्पेंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हरामखोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, इधर आओ इधर आओ अंदर आओ अंदर आओ, छोड़ 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 ओए छोड़ 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 यार, छोड़ 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 दे यार, छोड़ 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 ओए छोड़ यार, ओए छोड़ छोड़ बस 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 यार, बस 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 यार, अफनान 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 नहीं यार, नहीं छोड़ दे छोड़, इनको एक को बाल लेके जा, नहीं यार अफनान नहीं, अफनान। तो ये वो वीडियो है जिसने बड़ी धूम मचा रखी है, और उसमें ये जाहिर हो गया कि पीटीआई की सिर्फ क़यादत या कारकुनान नहीं, बल्कि उनके साथ जो भी अटैच होता है तमीज और हाथ छूट हो जाता है और फिर बदले में फैंटी खाता है। यानी ये भी नहीं होता कि इन्होंने कभी किसी को फैंटी लगाई हो। तो ये पाकिस्तान की वाद जमात है जिसने हमेशा फैंटी खाई है, तो पंगा लेने से बात नहीं आते और फैंटी खाने से बात नहीं आते। तो अब कोई इसमें समझता है कि कोई पार्टी बन गया तो अलग बात है, लेकिन ये खुली आंखों से नजर आ रहा है कि फैंटी किसको पड़ी है। फौज मकबूलियत में बड़ी आगे निकल गई। एक सर्वे आया, वो सर्वे जो है वो ये बताता है कि जनाब फौज जो है वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है। अब पार्टी कहा जाएगा कि जब किसी का नाम लिया जाए उसको इदारा कह ले, पार्टी कह ले। और जब इस किस्म के सर्वे आते हैं तो फिर लोगों के जो है ना वो कान खड़े हो जाते हैं और फिर डर लगना शुरू हो जाता है। लोगों को जो है वो आगे मार्शल्ला डंडा बूट नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या इस किस्म की फजा बनाई जा रही है, या इस किस्म का तासुर दिया जा रहा है या लिया जा रहा है, या ये जो सर्वे है ये किसी को प्लीज करने के लिए किया गया? तो ये मैं आपको बताऊंगा। सर्वे का थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम करेंगे कि ये फौज को दरअसल फौज के हवाले से बदगुमानी फैलाने के लिए किया गया है। ये कोई ऐसा सर्वे नहीं है कि जिससे लगे कि फौज की बड़ी इज्जत है। फौज की जो इज्जत है वो है, उसके लिए किसी को सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। पाक फौज जो है वो पाकिस्तान का इदारा है और लोग उसकी इज्जत करते हैं, उस पर इतराज़ात बहुत होते हैं, लेकिन वो अपनी जगह एक मजबूत इदारा कल भी था, आज भी है। अदलिया दूसरे नंबर पे है। तो आप जब इस सर्वे को देखेंगे, जब आपको बताऊंगा तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये मामला एक्चुअली है क्या। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, इन दोनों को एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस में नैब केस में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट और तोशाखाना केस में तलबी के नोटिस जारी कर दिए दोनों रहनुमाओं को। और आसिफ अली ज़रदारी को 24 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में, और इसी तारीख को साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तलब किया गया। तो दोनों को जो है वो एक ही डेट को तलब किया गया है। सबसे पहले फैजाबाद धरना केस की बात कर लेते हैं। फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए अटार्नी जनरल ने यह बताया है कि मुसल्लह अफवाज जो है वो अदालत के फैसले पर अमल दरामद कराएगी। यानी हुकूमत या वजारत कानून इस फैसले पर अमल दरामद कराने का इरादा रखती है। यानी अपने अपने इदारों में इंक्वायरी के बाद मुलव्वस ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस केस में आज फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने नजर सानी की दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिया कि सब लोग इतना डरे हुए क्यों हैं। सजा जजा बाद की बात है, एतराफ़ तो करें कि दरख्वास्त वापस लेने का हुक्म ऊपर से आया है, सच बोले हमारे साथ ना खेलें। तो ये जो जस्टिस काजी फाइसा के रिमार्क्स है कि ये जो दरख्वास्तें वापस ली जा रही हैं नजर सानी की, ये हुक्म कहीं ऊपर से है। तो इससे मैं जो नतीजा हासिल कर पाया हूँ वो ये है कि चीफ जस्टिस को भी इसके ऊपर रिजर्वेशन है कि सारे लोग जिन्होंने नजर सानी की अपीलें की हुई थी, अब ये खुद पीछे हट रहे हैं और उसको डिफेंड करने की बजाय ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ा जा रहा है। यानी चीफ जस्टिस को इम्तिहान में डाला जा रहा है। तो आज उन्होंने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चूंकि अब सब बैकआउट कर गए हैं
تو جو فیصلہ ہم نے دیا تھا وہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح تھا، اور اس کے خلاف نظر ثانی کی اب کوئی اپیل ہے نہیں، لیکن انہوں نے یہ اپیلیں ایکسیپٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ریٹن تحریری جو جواب ہے وہ جمع کرایا جائے، صرف اتنا کہہ دینا کہ جی ہم نظر ثانی کی اپیل واپس لیتے ہیں، یہ اتنا کافی نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں اور گھاگ آدمی ہے، انہیں پتا کہ یہ تو وربل کام ہے اور یہ تو موقف دیے بغیر ہٹ گئے، کل کو یہ کہیں گے جی ہمارے اوپر جبر تھا، ڈنڈا تھا، ہمیں سنا نہیں گیا، اور پھر یہ کہیں اوپر سے حکم آیا تھا۔ تو آج انہوں نے کہہ دیا کیا آپ مانے اوپر سے حکم آیا ہے؟ جس نے حکم دیا بتائیں کس نے کہا آپ کو؟ اسٹیبلشمنٹ نے کہا درخواست سے واپس لے لو یا کسی اور نے کہا؟ یعنی سارا ملبہ ڈالا جا رہا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر کہ وہ فیصلہ کرے جو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو لڑائی ہے وہ سیدھی ہو جائے۔ اگر تو جسٹس قاضی فائز صاحب چاہتے ہیں کہ دائرے کے ساتھ کوئی پھڈا کیا جائے، کوئی لڑائی کی جائے اور ان کو امتحان میں ڈالا جائے، تو پھر وہ اکیلے فیصلہ دے، نہ کہ وہ دوسروں کندھوں پر رکھ کر بندوق چلائیں۔ کچھ اس قسم کا تاثر مجھے ملا ہے اور مجھے لگا کہ یہ اس کو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھانپ گئے ہیں۔ بعض لوگ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا امتحان ہے، انہیں چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے اوپر اپنے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹ کرائیں، یہ ان کا امتحان ہے، یہ ان کا امتحان نہیں ہے۔ وہ اس کھیل کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو انہیں یہ نظر آ گیا کہ یہ سارے کھلاڑی آہستہ آہستہ باہر نکل رہے ہیں اور یہ سارے ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں کہ جی جو کرنا تسی کرنا ہے۔ حکومت بھی پیچھے ہٹ گئی کہ آپ اس کو اپنے گلے میں ڈول باندھیں، باقی لوگ بھی ہٹ گئے، کیونکہ یہ ایک مشکل فیصلہ یا آسان فیصلہ نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے جب اس کیس کی آج سماعت شروع کی تو الیکشن کمیشن سب سے پہلے واپس چلا گیا، اس نے کہا جی میں بھی درخواست واپس لیتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی مرحوم ان کے بارے میں بھی بڑے اچھے ریمارکس دیے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ خادم حسین رضوی مرحوم سمیت جو ان کے کارکنان ہیں تحریک لبیک کے، وہ وہاں پہنچ گئے تھے جہاں کوئی کسی کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، وہاں انہیں کس نے پہنچایا اور یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ سورہ توبہ میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے کہ مرحوم خادم رضوی نے فیصلے کو قبول کر لیا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو غلطیوں کو تسلیم کر لیتا ہے۔ غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، مگر پیمرا اور الیکشن کمیشن کیوں اپسیٹ ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے آزادانہ نظر ثانی دائر کی یا کسی اور کے کہنے پہ دائر کی؟ الیکشن کمیشن کے وکیل قمر افضل نے کہا جی الیکشن کمیشن نظر ثانی واپس لے رہی ہے اور اب الیکشن کمیشن جو بڑا میچور ہو گیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ ان فضول قسم کی درخواستوں پر تو پھر جرمانہ عائد ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا الیکشن کمیشن تب ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے؟ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب قرار تھا؟ اب کنڈکٹر کی جو مثال ہے، ہمارا کنڈکٹر سمجھتا ہے جو بس کے ٹکٹ بانٹتا ہے اس کو کنڈکٹر کہتے ہیں، اور الیکٹریسٹی میں بھی وہ کنڈکٹر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو چیف جسٹس نے مثال دی وہ انہوں نے بتائی باقاعدہ کہ آرکیسٹرا میں جب سب میوزک بجاتے ہیں اور ساتھ ایک ڈنڈا لیے جو انہیں کمانڈ دے رہا ہوتا ہے اسے کنڈکٹر کہتے ہیں۔ تو کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا یا اب کنٹرول ہو رہا ہے؟ الیکشن کمیشن نے کس کے کہنے پہ نظر ثانی کی درخواست دائر کی؟ انہوں نے کہا پاکستان میں حکم اوپر سے آتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی وہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری، کے اوپر سے حکم آتا ہے، اور اوپر سے حکم آنے کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ میاں نے حکم دیا ہے، کیونکہ سب سے اوپر تو اللہ میاں ہے۔ اوپر سے حکم آنے کا مطلب یہ کہ کہیں اور سے ہے۔ اور کیا الیکشن کمیشن نے کبھی حکم پر نظر ثانی دائر کی تھی؟ سزا اور جزا کیا تو بعد میں طے ہوگا، لیکن اس بات کا تو اعتراف کر لیں کہ کسی اور نے حکم دیا تھا، اوپر سے حکم آیا تھا۔ کم از کم سچ بولنے، ہمارے ساتھ تو نہ کھیلے۔ تو الیکشن کمیشن کو بار بار پوچھا گیا جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے، پھر انہوں نے کہا کہ بتائیں کس سے ڈر رہے ہیں؟ ٹی وی پر تقریریں کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن آج سارے کہہ رہے کہ فیصلہ درست ہے۔ نظر ثانی کی درخواستیں پھر کیوں دائر کی تھی؟ اور توقع تھی کہ ایک درخواست آئے گی، لیکن یہاں پر کئی درخواستیں آ گئیں۔ اب وہ صاحب کدھر ہے جو کینیڈا سے جمہوریت کے لیے آئے تھے؟ تو اطہار القادری کا ذکر بھی اس میں آ گیا، اور وہ ظاہر ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ بھی لے چکے ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے اس پورے کھیل کے اندر جو فساد تھا اس کا حصہ تھے۔ لندن پلان جو بنا تھا جس میں اطہار القادری اور عمران خان اور پھر کچھ اور طاقتیں شامل ہو گئی، اور اس میں کہا انہوں نے ایک اور صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، تو اشارے سے انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا نام لیے بغیر۔ تو انہوں نے کہا میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا زیادہ۔ تو وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تحریری جواب دیں گے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا دھرنا مظاہرین کے درمیان کو معاہدہ ہوا تھا؟
अटॉर्नी जनरल का जी बिल्कुल माहिदा होता, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वो माहिदा अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा है। फैजाबाद धरने का जो माहिदा है, अगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा है तो उसे रिकॉर्ड पर लेकर आए। जिंदा कौमें हमारी तरह नहीं होती कि बस जो हो गया सो हो गया, ऐसा नहीं कि आगे बढ़े। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ फ्रीकैन अदालत में मौजूद नहीं, लेकिन हम तमाम फ्रीकैन को एक मौका और फराहम करते हैं कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के बारे में रिपोर्ट दे। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि इस फैसले पर अमल दरामद के लिए उन्हें कितना वक्त चाहिए, उन्होंने 2 माह के लिए कहा, तो अदालत ने 1 माह के लिए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी 1 नवंबर तक। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा था कि मुमकिन है कि ये समाअत जो है लिंगर ऑन कर दी जाए और इसको नवाज शरीफ की वापसी के बाद रखा जाए। तो नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को आना है, ये समाअत अब जाएगी 1 नवंबर को होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, इसमें जो कुछ भी है उसमें मैं आपको अपना इनपुट दे देता हूँ कि मुझे लगा कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने ये समझ लिया है कि ये घंटी उनके गले में बांधी जा रही है और इसलिए सारे भज गए, सब दौड़ गए कि जनाब जो करना आपने करना है। अब वो चूंकि वेल रिप्यूटेड और बड़े दबंग किस्म के चीफ जस्टिस हैं, तो उनके गले में घंटी डाल दी गई कि आप जो है वो छुरी तेज करो और आप किसी बकरे को हलाल करें। तो अब उनका इम्तिहान है कि वो स्मार्टली इसको कैसे हैंडल करते हैं। उनके पास 1 साल तो है, इस 1.25 साल में उस केस को अगर पाया तकमील तक पहुंचा ले तो बड़ी बात होगी। असगर खान केस भी इससे मिलता जुलता केस था और उसको कंप्लीट होने में 20 साल लग गए थे, लेकिन आज तक उस केस में फैसला नहीं हो सका। उस केस में भी एजेंसियों के किरदार के ऊपर बहुत बहस थी और फौज की सियासत में मुदाखलत के हवाले से बड़े वादिया यानी फैसले थे, बड़े वादिया रिमार्क्स थे। लेकिन वो केस हमारे और आपके सामने है कि उस केस पे कितना अमल दरामद हुआ है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। तो जिन लोगों को ये तवक्को थी कि जस्टिस काजी फायसा आज भाई ला देंगे सारे नु, उनको मायूसी हुई है, उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। और इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है कि तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्त वापस ले ली है। तो नवाज शरीफ इस हवाले से लकी है। नवाज शरीफ जो चाहते थे कि जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो, जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई हो, और उन्होंने एक बयानिया भी क्रिएट किया था लंदन से, जिसके बाद एक बड़ी हलचल मच गई और फिर कुछ लोग जो भागे दौड़े दाएं बाएं लेफ्ट राइट, किसी ने गोडे फड़े, किसी ने बावा फड़िया कि मियाँ साहब जान दो, मियाँ साहब इंज ना करो, फौज के साथ लड़ाई हो जाएगी। और शायद फौज की तरफ से भी कोई पैगाम उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गया कि इस तरह की जो मुतालबात है वो शायद फौज पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने इदारे के किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। तो मियाँ साहब के बयानिया से वो जर्नैलों का नाम जो है उसको रिक्वेस्ट करके ड्रॉप कराया गया। फिर उन्हें ये भी डराया गया कि इस सूरत में कि वो इस बयानी के साथ वापस आएंगे तो उनका अंजाम भी बेनज़ीर जैसा हो सकता है। तो ये जो उनके ऊपर एक दबाव डाला जा रहा था, और तीसरा ये कि उनको शायद एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाए, तो ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डाल दी गई। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो नवाज शरीफ इस हवाले से ब्लेस्ड आदमी है कि उनके रास्ते की जो रुकावटें हैं वो खुद ब खुद दूर हो रही है। अब इस केस में आप देख लें, जनरल फैज हमीद जो है वो सीधे सीधे अब उनकी किस्मत का फैसला चीफ जस्टिस के हाथ में चला गया है। ये अब ना फौज के हाथ में है ना नवाज शरीफ के हाथ में है। अगर फैज हमीद को कुछ सजा हो जाती है तो ये नवाज शरीफ की पॉलिटिकल कैंपेन के लिए एक समझ ले कि ट्रम्प कार्ड होगा। और इमरान खान साहब इससे पीछे हट गए। इमरान खान साहब जो जनरल फैज को अगर वो इस चाहती तहरीक इंसाफ तो खड़ी हो जाती, लेकिन पीटीआई दौड़ गई हुई है। पीटीआई का अब सिर्फ एक ही काम रह गया है कि कल तक इमरान खान साहब फौज को आंखें दिखाते थे, आज उनके पाँव में पड़े हुए हैं, लंबे लेटे हुए हैं, और बल्कि अगर इससे भी कहीं ज्यादा कुछ कहा जाए तो वो इस पोजीशन में है। अब मैं आपको बताता हूँ, गैलप का एक सर्वे है, ये आज छपा है, जुलाई में सर्वे हुआ, और सर्वे के मुताबिक फौज जो है उसकी मकबूलियत दीगर तमाम इदारों के मुकाबले में ज्यादा है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। आप 10 इदारों के नाम लें और उनसे पूछें कि जनाब कौन सा इदारा अच्छा है, तो लोग आपको कहेंगे इनमें से फौज अच्छी है। मसलन फौज, पुलिस, कस्टम, पार्लियामेंट और इस तरह के 8-10 इदारों के आप नाम ले लें तो लोग कहेंगे फौज अच्छी है, नंबर 1 है। तो फौज को ज़ाहिर 88% नंबर मिले हैं इसमें से सर्वे के मुताबिक, और अदलिया दूसरे नंबर पर है। और ये पिछले कोई 50 साल से सर्वे जितने भी आए हैं उसमें यही 2 इदारे टॉप पे होते हैं, अदलिया दूसरे पे होती है, फौज पहले पे होती है।
عدلیہ پہلے پہ صرف گئی تھی جب جسٹس افتخار چودھری کی تحریک چلی تھی، جو عدلیہ پہلے نمبر پہ چلی گئی، لیکن پھر وہ بھی اس پائیدان سے اتری اور تیسرے نمبر پہ چلی گئی۔ اب اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ پولیٹیشین بچتے ہیں۔ یہ پولیٹیشین پہ تو ظاہر ہے ان کے اوپر اتنے یعنی وہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوئے ہیں، اتنے گندے کر دیے گئے ہیں، تو ان کی مقبولیت ظاہر ہے تیسرے چوتھے پہ ہوتی۔ ان کو 39% ووٹ دیے ہیں، پارلیمنٹ 47%، الیکشن کمیشن 42%، پولیس 54% قابل بھروسہ ہے۔ اب کوئی عقل مند آدمی پاکستان کے اندر پولیس کے نظام کے اوپر، یعنی 54% پاکستانی عوام پولیس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، بڑی کمال، یعنی یہ تو پولیس کا جو معیار ہے وہ بہت اوپر چلا گیا، جس کے اوپر پی ٹی آئی کی پوری جماعت جو ہے وہ زیرو ٹرسٹ کرتی ہے، وہ پولیس ہے۔ لیکن یہاں پولیس جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گیم کیا ہو رہی ہے۔ پھر میڈیا کے بارے میں بھی کہا جی، میڈیا بھی بڑا زبردست ہے، وہ بھی 56% ہے، یعنی 56% پہ کھڑا ہے۔ تو یہ آپ کو سروے مل جائے گا، میں آپ کو صرف اس کے بارے میں جو موٹے موٹے پوائنٹ ہے وہ بتاتا ہوں۔ اچھا، اس میں جو اکثر لوگ ہیں انہوں نے سیاستدانوں کے حوالے سے منفی رائے دی ہے، اور اس سروے میں زیادہ خواتین شامل ہیں، اور جو کے پی کے میں رہتی ہیں اور نسبتاً بہتر تعلیم یافتہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں یہ سروے کے پی کے کچھ ایک سیگمنٹ آف لائف کے لیے ہوا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ پختون بولنے والے ہیں، پختون ہے یا پشتو بولنے والے، سمجھ لیں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیاستدانوں میں عمران خان سب سے پاپولر ہیں، کامن سینس، اور کتنے پاپولر ہیں؟ 60%۔ سعد رضوی دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو خیبر پختونخوا میں دو ہی ایلیمنٹ چلتے ہیں، یا الٹرا ماڈرن انلائٹڈ ماڈرن، یا پھر مذہبی جماعتیں۔ تو علامہ سعد رضوی جو خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں، جن کا وہ کیس اس فیض آباد دھرنا کیس چل رہا ہے، وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ایک سروے کے مطابق پاکستان کی دوسری مقبول ترین شخصیت بن گئے ہیں۔ اس کے بعد پرویز الہی پاپولر آدمی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو سروے کی جو بنت ہے نا وہ سمجھ میں آنی شروع ہوگی کہ یہ کیا لائن ہے اور کس کو کون پلیز کر رہا ہے۔ دونوں کی مقبولیت 38% ہے، یعنی پرویز الہی کی بھی اور سعد رضوی کی بھی۔ نواز شریف جو ہے اور شاہ محمود قریشی، یہ دونوں کا لیول ایک ہے، دونوں کی مقبولیت 37% ہے۔ شہباز شریف 35% پہ ہے، مریم نواز 30% پہ ہے، شاہد خان عباسی اور دیگر 28% پہ ہے، اور بلاول بھٹو کا نام و نشان نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا پاکستان کی سیاست میں، اس کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ وزیر اعظم بننے چلا تھا۔ تو اس سروے میں اس کو چھٹا کرا دیا گیا، بھائی تو کون ہے۔ تو یہاں سے سروے کی آپ کو حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی کہ یہ کیا ہے۔ پنجاب میں بھی عمران خان سب سے پاپولر ہے، 58%، سعد رضوی 49%، پرویز الہی 49%، شاہ محمود قریشی 43%۔ پنجاب میں شہباز شریف پاپولر ہے اور نواز شریف اس سے کم پاپولر ہے، 43% شہباز شریف اور نواز شریف 41%، اور یہاں بھی بلاول بھٹو نہیں ہے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سروے کس نے کیا اور کیوں کیا ہے۔ یہ سروے میرا گمان یہ ہے، جو یہ سروے پی ٹی آئی نے کرایا، یہ پی ٹی آئی والوں نے گیلپ والوں، اور اس میں لکھا ہوا ہے، سروے میں لکھا ہوا کہ یہ سروے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے کرایا گیا ہے، وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا لیول کیا ہے، اور یہ کوئی 3-4 ہزار لوگوں سے پوچھا گیا، اور یہ سروے ان کی خواہش پر کے پی کے میں کرایا گیا ہے، یہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں نہیں۔ تو فوج کو خوش کر دیا گیا کہ جناب آپ سب سے آگے ہیں، تہاڈے بعد پی ٹی آئی ہے، تو میں تے میرا مائیا نمبر 1 نمبر 2 مل رہے تھے۔ کہانی بڑی اچھی ہے، کیونکہ عوام میں پاپولیرٹی ان کی ہے نا، فوج 88%، اس کے بعد پی ٹی آئی عمران خان 60%، تو یہ تو پاکستان کی 90% آبادی کو انہوں نے کور کر لیا ہے۔ باقی تو جو ہے نا وہ چنے بیچنے آئے ہوئے ہیں۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ فوج بھی خوش اور لوگ بھی ڈر گئے کہ جناب یہ تو مارشل لا لگنے والا ہے، فوج سروے کرا رہی ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک تیر سے دو شکار کیے گئے ہیں کہ فوج کے حوالے سے منفی تاثر بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ فوج سروے کرا رہی ہے یار کہ ہم پاپولر ہے، فوج کو ضرورت ہے سروے کرانے کی۔ تو میرا نہیں خیال اس سروے میں کسی کا کوئی تعلق ہے، اور یہ کوئی انڈیپینڈنٹ سروے بھی نہیں ہے۔ یہ سروے باقاعدہ پلان سے کرایا گیا ہے اور پلاننگ کے ساتھ ہے، اور یہ اسی قسم کا سروے ہے جو 2013 میں چودھری پرویز نے پنجاب میں کرایا تھا، اور وہ پنجاب کے یونینیمس لیڈر تھے، بلا شرکت غیر پنجاب میں
मुस्लिम लीग काफ क्लीन स्वीप कर रही थी, नून लीग का तो कोई नामो निशान नहीं था। और चौधरी पहले जो है वो समझ ले पाकिस्तान का दुनिया का सबसे मकबूल रहनुमा था। ऐसे सर्वे हमने छापे हुए हैं और ऐसे सर्वे इन्होंने कराए हुए हैं। तो ये उसी तरह का एक सर्वे है। आगे चलते हैं, नवाज शरीफ की बात कर लेते हैं, लंबा हो जाएगा। कोई सर्वे तो कोई 50 सफात का सर्वे है। अब नवाज शरीफ के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि वो अगर इस्लामाबाद आते हैं तो अब नवाज शरीफ के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनके बारे में 2-3 चीज़ें जो है वो और सामने आई हैं कि अगर वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर आते हैं तो उन्हें राहदारी ज़मानत लेना होगी, और ये राहदारी ज़मानत कोई भी उनका फैमिली का बंदा ले सकता है लाहौर हाई कोर्ट से, ताकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी सज़ा के खिलाफ अपील ज्वाइन कर सकें। जो इमरान खान साहब का मामला है वो दूसरा मामला है। 9 मई के वाक़यात ने उन्हें सियासत की बजाय रियासत के सामने खड़ा कर दिया है। तो ये मामला अब सियासी नहीं है बल्कि रियासती मामला है। तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना गिरदुरा बहुत ख्याल।